हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो था हमारा गणितीय ज्ञान का प्रत्यय स्वरूप, और उसमें हमने 1.4 तक कर लिया था। ये सेकंड पार्ट है यूनिट 1 का। आज हम करने वाले हैं 1.5 से गणित की भाषा। आइए चलिए देखते हैं क्या है गणित की भाषा। फर्स्ट ऑफ ऑल, संकल्पना या वस्तु और उसके नामों में अंतर। गणित की भाषा अन्य हिंदी भाषा से अलग होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, जैसे इसमें संख्या और संख्यक अलग अलग मतलब है, भिन्न और भिन्नात्मक दोनों अलग अलग है। संकल्पना, वस्तु और नामों में अंतर पाया जाता है। गणित की भाषा में एक विचार को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम किसी बच्चे से बोलते हैं कि इसे जमा करो, और यही क्वेश्चन बड़ी बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है कि योग ज्ञात करो। एक ही विचार को अनेक प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें शब्दों की अपेक्षा चिन्हों और संकेतों का प्रयोग होता है, और समस्या हल करने के लिए प्रायोगिक चरणों की एल्गोरिदम प्रस्तुत होती है। मतलब इसे चरणबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से सही कथन भी गणितीय दृष्टि में गलत होता है। अब व्याकरण में ये एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, यह दो बिंदु समांतर हैं। लेकिन अगर हम गणित की भाषा में देखें तो दो बिंदु कभी समांतर हो सकते हैं? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसमें यही बताया गया है गणितीय शिक्षण में व्याकरण की दृष्टि से सही कथन भी गणितीय दृष्टि में गलत होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा, गणित की भाषा में अंग्रेजी वर्णमालाओं को अक्षरों का प्रयोग होता है। इसमें बताया गया है जो अचर होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ABCD, और जो वर्ग धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं IJKLMN, और जो अंतिम वर्ण XYZ है वो चर के लिए यूज़ होते हैं। जो गणित की भाषा है विकासशील स्तर पर है। गणित की भाषा विकासशील स्तर पर है, उसमें हमेशा विकास होता रहता है। अब इसमें कहा गया है साधारण भाषाओं से कैसे भिन्न है। समयबद्ध नहीं है। गणित की भाषा में कोई भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यकाल नहीं होता। भावात्मक के परिसर से बाहर है, इसमें कोई भावुकता नहीं होती, और संक्षिप्त एवं स्पष्ट है। गणितीय भाषा हमेशा संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रारंभिक स्तर पर गणितीय शिक्षण का महत्व। हम प्रारंभिक स्तर पर गणित क्यों पढ़ते हैं? समस्या समाधान के लिए, अन्वेषणता का उपयोग करने के लिए, अनुमान और सन्निकटता मतलब कि अप्रॉक्सीमेट या फिर अनुमान लगाना, समुचित उपयोग के लिए, ऑप्टिमम यूज़ के लिए, प्रतिरूपों का प्रयोग, अन्य प्रतिरूपों के प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निरूपता के लिए। फिर है तर्क एवं प्रमाण के लिए। तर्क एवं प्रमाण संबंध, दो चीज़ों में किस तरह संबंध बैठता है, ये भी हम गणित में पढ़ते हैं। और प्राथमिक स्तर पर हमें यही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर इन सारे चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो, इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो, वो तर्क कर सके, संबंध बैठा सके सभी समस्याओं में, और अन्य चीज़ें गणितीय संप्रेषण गणित की भाषा में बोल सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्यालय में गणित शिक्षण के महत्व संबंधित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। इसमें बताया गया है, एक डेफिनेशन है, गणित को एक ऐसा वाहन माना जाता है, गणित को एक ऐसा वाहन के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए जिससे बच्चों में सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और इसे तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। और ये है राष्ट्रीय
शिक्षा नीति आयोग 1986 में ये प्रस्तुत की गई थी और इसमें बताया गया था पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो हमारा पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका क्या महत्व होना चाहिए, किस प्रकार बच्चे उसे पढ़ सकेंगे। सो इस 2005 में बताया गया था बच्चे गणित को आनंदपूर्ण सीख सकें, महत्वपूर्ण गणित सीखें, जीवन के अनुभवों को बांटना सीखें, सार्थक समस्याओं को उठाएं और हल कर सकें, बच्चे तर्कपूर्ण विचार रख सकें, उनके पास तर्क हो अपना, जिससे बच्चे अपने तर्क वितर्क कर सके आपस में। बच्चे गणित की विभिन्न शाखाओं के विषय में जानें, सभी विद्यार्थी गणित सीखें। ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये थी रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये सारी चीज़ें गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसको ध्यान में रख के उसका पाठ्यक्रम नियोजित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य। सो उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है? गणित शिक्षण का उद्देश्य है, यह गणित शिक्षण एक उद्देश्य है, लेकिन प्राप्य उद्देश्य होता है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जिसे प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य होते हैं व्यापक और विस्तृत, एम्स जो होते हैं उद्देश्य को कहते हैं एम्स और प्राप्य उद्देश्य को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। सो उद्देश्य होते हैं व्यापक एवं विस्तृत और जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं संकीर्ण एवं विशिष्ट लक्ष्य। ये अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। इसमें अधिक समय लगता है और इसमें कम समय लगता है, ये है हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, हम ऑब्जेक्टिव किस तरह तैयार कर सकते हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए। अब समाज एवं देश की आवश्यकता जानने के लिए, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विषय वस्तु की विशेषताएं पता हो, छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार। अब मैथ्स में आप ऐसे अरुचि के टॉपिक्स डाल दोगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसे अपने ऊपर बोझ समझेंगे। छात्रों की मानसिक स्तर के लिए, इस शिक्षा के स्तर के लिए कक्ष का वातावरण ध्यान में रखा जाए, वांछित व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाए और है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ ये ध्यान में रखी जाए, मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाए। इन सभी चीज़ों का हमारे मैथ्स के प्राप्य उद्देश्य बनाने के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। समाज एवं देश की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति और विषय वस्तु की विशेषता, छात्रों की रुचि और छात्रों का मानसिक स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, कक्षा का वातावरण क्या है, वांछित व्यवहार परिवर्तन किस तरह होता है और शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ क्या है, मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्राप्य उद्देश्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। प्राप्य उद्देश्य की प्रकृति होनी चाहिए ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोग खुद से प्रयोग कर सके, अभिवृत्त्यात्मक अपनी हैबिट्स में लाए और प्रशंसात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये सारे प्राप्य उद्देश्य की प्रकृति हैं। प्राप्य उद्देश्य इस तरह के होने चाहिए कि बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो, कौशलात्मक हो और खुद से प्रयोग कर सके, अभिवृत्ति में ला सके, प्रश्नात्मक हो और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग हो। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं प्राप्य उद्देश्य के पक्ष। इसके 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और विशिष्ट तथ्यों का क्षेत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। सो पहला था हमारा ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक, जिसमें है गिनती का बोध विकसित हो सके, विभिन्न आकार संबंधित ज्ञानों का बोध विकसित हो सके, दशमलव, भिन्न तथा अन्य गुणों का ज्ञान प्रदान हो सके। 4 मौलिक संक्रियाएं जो होती हैं हमारी प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 4 संक्रियाएं होती हैं, मौलिक संक्रियाएं गणित शिक्षण की। सो ये समझ सके। नेक्स्ट है हमारा कौशलात्मक,
जिसमें गणितीय पहाड़ों को याद कर सके, मापन कौशल विकसित कर सके और ज्यामितीय रचनाओं का कौशल विकसित कर सके, स्पष्ट और शीघ्र गणना कर सके। कौशलात्मक में ये होता है कि बच्चों को शीघ्र से, जैसे कि छोटे बच्चों को अगर हम मैथ सिखा रहे हैं तो उन्हें पहाड़े सिखाते हैं, वो हाथों से काउंटिंग कर सकते हैं और जल्दी से जवाब दे सकते हैं। ये आ जाता है हमारा कौशलात्मक में। फिर नेक्स्ट है हमारा अन्य प्राप्य उद्देश्य, जिसमें बताया गया है तर्कपूर्ण कारण एवं आलोचना कर सके, किसी चीज़ को समझ के उसकी आलोचना कर सके, उसके बारे में तर्क दे सके, सच्चाई एवं निश्चितता की भावना विकसित कर सके, किसी समस्या को पढ़ के उसकी सच्चाई की तह तक जा सके और उसकी निश्चितता तक पहुंच सके। और अन्य प्राप्य उद्देश्यों में यही होता है कि बच्चा किसी समस्या को हल करता है तो उसके पीछे उसका तर्क जुड़ा होता है और वह तर्क को ज्ञात करके अन्य लोगों से तर्क वितर्क कर सकता है, उसकी आलोचना भी कर सकता है और उसकी प्रशंसा भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे को समझ आ जाएगा कि इसमें क्या तर्क छुपा है। बच्चों का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चों को स्वयं से जानने की बच्चों को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए मैथ, जिससे बच्चे इसे अपने ऊपर बोझ न समझें और प्रसन्नतापूर्वक अपने नए नए तर्कों को जोड़ें। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा गणितीय शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण के प्राप्योद्देश्य क्या होते हैं, प्राप्योद्देश्य के पक्ष क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करते हैं, अंतर समझा प्राप्योद्देश्य और उद्देश्यों के बीच, और हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डेफिनेशन पढ़ी और देखा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का महत्व इस प्रकार परिप्रेक्ष्य है, मतलब हमें क्या क्या जोड़ना चाहिए, मैथ को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए 2005 के अनुसार। ओके, और हमने देखा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है और गणित के भाषा। सो ये थी हमारी गाइस वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ क्लियर कर दी, इस वीडियो में भी मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।